नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री धामी ने रुड़की में युवाओं से किया संवाद। बोले, युवा शक्ति से बनेगा विकसित उत्तराखंड। दिल्ली से चारधाम यात्रा होगी आसान, बचेंगे 7 घंटे। मेरठ ऋषिकेश रैपिड रेल, कर्णप्रयाग रेल लाइन से बदलेगी तस्वीर। डोईवाला में गुलदार का आतंक, सीसीटीवी में कैद है शिकार की घटना। स्थानीय लोगों ने की वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। मैदानी जिलों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। हरिद्वार में समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। शंकराचार्य चौक पर हुई दोनों में भिड़ंत। पुलिस से भिड़े सांसद और विधायक समर्थक। हरिद्वार में वनकर्मियों के हमलावर गिरफ्तार। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं चंपावत, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बोरा जी, ब्लॉक प्रमुख नारायण दत्त गणकोटी जी, वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय सतीश पांडे जी, कृष्णानंद जोशी जी, कमलेश राय जी, नरेंद्र लडवाल जी, श्रीमती मणिप्रभा तिवारी जी, सभासद रेखा देवी जी, सुनीता भरत्याल जी, दीपा जोशी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हरीश पांडे जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे दिलीप सिंह मेहता जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष खीमानंद भट्ट जी, वरिष्ठ नेता चंद्रकला तड़ागी जी, चंद्रकला सत्तक जी, लोकमणि पंत जी, विकास शाह जी, कैलाश अधिकारी जी, शंकर दत्त पांडे जी, और हल्द्वानी से चलकर अभी यहीं के रहने वाले हमारे आंदोलनकारी हुकुम सिंह को, हुकुमदा, जिनको आंदोलनकारी परिषद का अभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है, सूरज जी, और हमारे सभी हमारे बहादुर प्रत्याल जी से लेकर अब हमारे अधिकारी जी से लेकर बोरा जी से लेकर मैं राजू हमारे जो है वहाँ से बिष्ट से हमारे दूसरे बोरा जी, कैलाश पांडे जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित। इधर हमारे हैं हमेशा जो है एक कार्यकर्ता की श्रेणी में नीचे हमारे मोहित पाठक जी, मेरे बहुत पुराने साथी, और सभी यहाँ आए हुए। अब मैं किस किस का नाम लूँ, कमल में सबका नाम जानता ही हूँ, तो मुझे लगता है कि केसी जी से लेकर सैलू से लेकर सभी जिला पंचायत के हमारे सदस्य, और सबसे बड़ी बात, आज जो विभिन्न विभिन्न संगठनों के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, 20 प्रमुख संगठन, प्रमुख ऐसे वर्ग जो आम जनता, सामान्य जनता के बीच में से काम करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे आए हुए सभी हमारे प्रमुख संगठनों के प्रमुख और हमारे पूज्य संतगण, जिनकी उपस्थिति को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूं, और हमारे सैनिक कभी पूर्व नहीं होते हैं, वो पूरे जीवन भर सैनिक रहते हैं। तो ऐसे सैनिक जो मेरे अभिभावक भी हैं, जिनके साथ हमारा बचपन शुरू हुआ, और मेरे बहुत सारे प्यारे मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं, मैं आप सभी का, मीडिया के अभी हमारे सभी मित्र, सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं आप सभी का इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हमारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पधारे चंपावत के आप सभी परिवारजनों के मध्य उपस्थित होकर सच में मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और आप सभी का ये स्नेह मेरे लिए ऊर्जा और प्रेरणा का काम करती है। ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है
क्योंकि चंपावत मेरे लिए केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि अब मेरी कर्मभूमि और ये मेरा परिवार है। और जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूं, जब कभी मैं चंपावत आने का मुझे मौका मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। चंपावत के सभी परिवारजनों ने जो मुझे अपना अथाह स्नेह दिया है, अटूट प्रेम और विश्वास दिखाया है, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यही विश्वास आप सबके द्वारा जो लगातार मुझे अपना समर्थन दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, इसके कारण ही मुझे दिन रात बिना रुके बिना थके और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देवभूमि उत्तराखंड की सेवा में जुटे रहने की शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, साहस प्रदान करता है, संबल प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज का दिन चंपावत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। विकास की गाथा में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि आज मुझे चंपावत के समग्र विकास को गति प्रदान करने वाली लगभग 124 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 17 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इन सभी परियोजनाओं ने मुझे चंपावत के मेरे युवा साथियों के, चंपावत की मेरी माताओं बहनों के, हर एक बड़े बुजुर्ग के सपने दिखाई देते हैं इन योजनाओं में। माताओं बहनों की जहां मुझे सुविधाएं दिखाई देती हैं, किसानों की उम्मीद दिखाई देती है, और आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी का सुनहरा भविष्य इनमें दिखाई देता है। इसके अलावा मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहां आने से पहले आज जिला चिकित्सालय चंपावत में लगभग 6 करोड़ से अधिक लागत की अत्याधुनिक मॉडर्न एमआरआई मशीन का भी शुभारंभ हो गया है। अब चंपावत और इसके आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को अब एमआरआई करवाने के लिए बड़े शहरों में या निजी अस्पतालों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब लोगों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और गंभीर रोगों का उपचार भी उनको अपने घर के पास ही मिल सकेगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे चंपावत के सिटी सेंटर का भूमि पूजन तथा कॉर्बेट टेल के उद्घाटन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है दोनों परियोजनाएं चंपावत के विकास में, यहाँ के पर्यटन में और स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को एक नई उड़ान देंगे, नई गति यहाँ मिलेगी, रोजगार व्यापार दोनों ही बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार विकास और विरासत इस मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और हम जहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल ऐसी आधुनिक आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं, उनको सुदृढ़ कर रहे हैं, वहीं देवभूमि की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में, मैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी नहीं कह रहा हूं, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का है, क्योंकि सदियों से देवभूमि उत्तराखंड भारत की सनातन चेतना का केंद्र रही है। इस दिशा में कार्य करते हुए केदारखंड की भांति ही मानसखंड के जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी का पुनरुत्थान किया जा रहा है, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मां पूर्णागिरी धाम का समग्र विकास, मां बाराही देवी, बालेश्वर, पाताल रुद्रेश्वर, मां रणकोची
जैसे प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए और विस्तार सहित शारदा कॉरिडोर और प्रस्तावित गोल्जू कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं हमारी इस सोच का परिणाम है। भाइयों बहनों, चंपावत केवल एक जनपद नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और सीमांत स्वाभिमान और असीम संभावनाओं का पहचान का क्षेत्र ये जिला चंपावत है। इसलिए हमारी सरकार ने इसके विकास को केवल कुछ योजनाओं तक सीमित नहीं रखा है कि कुछ योजनाएं शुरू हो जाएं, बस इसकी इतिश्री हो जाए, औपचारिकता पूरी हो जाए, बल्कि इसे उत्तराखंड का आदर्श जिला बनाने के लक्ष्य के साथ हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आप जिस वर्ग के लिए कहेंगे उस वर्ग के लिए कोई न कोई योजना आ रही है। बच्चों के भविष्य की भी इसमें पूरा प्रबंध किया जा रहा है। विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण किए जा रहे हैं, चौड़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। शहरों में जाम की स्थायी समस्या के समाधान के लिए आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहां विकसित किए जा रहे हैं। आज ही हमने 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से चंपावत रोडवेज स्टेशन में आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही पर्यटन आवास गृह पूर्णागिरी धाम और रीठा साहब में नई पार्किंग सुविधाओं का निर्माण कराया गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ साथ लाखों श्रद्धालुओं को भी बड़ी राहत होगी। भाइयों बहनों, बेहतर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में विकास की सबसे मजबूत आधारशिला होती है कि जहां आना जाना अच्छा हो, संपर्क अच्छा हो, सड़क मार्ग अच्छे हों। इसी सोच के साथ हमने हनुमानगढ़ी खेत खेड़ा पुल का निर्माण कराया है, जिससे पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को और हमारे चूका क्षेत्र के लोगों को उनका आवागमन बहुत आसान हुआ है। जौलजीबी टनकपुर मार्ग के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण सीमांत क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास केवल निर्माण कार्य करना नहीं है, बल्कि ऐसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करना दशकों तक चंपावत की प्रगति का आधार बने, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करे। और इसी के अंतर्गत चंपावत की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उसको विकसित करने के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आधुनिक सिटी ड्रेनेज सिस्टम किया जा रहा है। इसके साथ ही आज चंपावत में भूमिगत विद्युत लाइनों को बिछाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिससे आने वाले समय में हमारा चंपावत और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बना रह सकेगा। इसके अलावा 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पेयजल व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। भाइयों बहनों, किसी भी परिवार की सबसे बड़ी चिंता तब होती है जब उसके परिवार का कोई परिवारजन, कोई सदस्य गंभीर रूप से किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है और उस समय उसे इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि यहाँ चाहे क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाना हो, चाहे डायलिसिस मशीन लगानी हो, या चाहे आज से एमआरआई का शुभारंभ करना हो। और इस दिशा में हमने 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक यहां बनाया गया है। भाइयों बहनों, हम केवल आज की चिंता ही नहीं कर रहे हैं, वर्तमान की केवल चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं कि आने वाले 25 सालों बाद, आने वाले 50 सालों के बाद हमारे इस राज्य में किस प्रकार से लोगों का आवागमन होने वाला है, किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने होने वाली हैं, पर्यटन किस प्रकार बढ़ने वाला है। देखिए, आप आज आदि कैलाश यात्रा शुरू हुई है, तो हमारे यहाँ के सारे होटल, सारे होम स्टे, चाहे यहां हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, या धारचूला हो, या गुंजी का क्षेत्र हो, सारे होम स्टे फुल बैठे। 50,000 की संख्या इस सीजन में अभी तक क्रॉस हो गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहले के समय में पूरे साल भर 500-700 लोग आते थे, और अब इस साल यह आंकड़ा मुझे लगता है कि 1 लाख को पार करेगा। तो इसलिए भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनको भी ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखकर भारत नेपाल सीमा पर
ड्राई पोर्ट 177 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसके बनने के बाद व्यापार और रोजगार की नई संभावनाएं सृजित होंगी। इतना ही नहीं, हम बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एआई, इस पे हमारे चंपावत जनपद के बच्चे भी आगे बढ़े और आज भारत जिस प्रकार से इन क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है, उसमें हमारे बच्चे भी उसके भागीदार बने। इसलिए हमने 57 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में साइंस सेंटर का निर्माण हो रहा है। विज्ञान एवं नवाचार से हमारे बच्चों को जोड़ने का काम होगा। साथ ही एडवेंचर पार्क, जिम कॉर्बेट ट्रेल भी यहां की पर्यटन की संभावनाओं में वृद्धि करेगा। और लोहाघाट में 257 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहा पहला उत्तराखंड का महिला स्पोर्ट्स कॉलेज तथा छमनिया का, बाद में लगा लेना एक साथ, छमनिया का सिंथेटिक ट्रैक हमारी बेटियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का, उनको पहुंचाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास में खेल की संभावनाओं के लिए अनेक द्वार खोलेगा। इतना ही नहीं, आज टनकपुर में 122 करोड़ रुपए की लागत से आंतरिक पेयजल लाइन पर भी काम किया जा रहा है। 237 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक आईएसबीटी का निर्माण भी टनकपुर में मां पूर्णागिरी के धाम आने जाने वाले लोगों के लिए, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा गेस्ट हाउस, कम्युनिटी हॉल इस पूरे क्षेत्र को एक नई पहचान देगा। भाइयों बहनों, ये तो केवल कुछ योजनाएं ही हैं। इसके अलावा भी चंपावत जिले में अनेक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मैं इसको बोलूंगा तो मुझे लगता है कि घंटों लग जाएंगे ना काफी समय लग जाएगा। और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में चंपावत विकास के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के लिए एक मॉडल बनकर उभरेगा जब ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर जाएंगी। भाइयों बहनों, आज जब पूरे चंपावत की सारी क्रीम यहां पर आई है, जिस प्रकार से सारे संगठनों का यहां प्रतिनिधित्व हमारे यहां पर हुआ है, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि पूरा टनकपुर जनपद और पूरा चंपावत जनपद आज हमारे इसी एक स्थान पर एकत्र हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैंने चंपावत को आदर्श जिला बनाने का जो वचन दिया था, आप सबके सामने मैंने पहले दिन से कहा था कि चंपावत एक ऐसा जनपद है जो पूरे उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में मॉडल बनेगा, आदर्श बनेगा। और उसे पूरा करना मेरे लिए केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का संकल्प है कि ये चंपावत जनपद हमारा आदर्श जनपद बने। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि चंपावत का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहने वाला है। मैं किसी सपने को अधूरा नहीं रहने दूंगा। जब तक यहां का प्रत्येक अधूरा कार्य पूरा नहीं हो जाता है, प्रत्येक युवा को आगे बढ़ने के लिए अवसर नहीं मिल जाते हैं, प्रत्येक क्षेत्र यहां का छोटा विकास की मुख्य धारा से जब तक प्रत्येक गांव नहीं जुड़ जाता है, तब तक मैं आपका भाई, आपका बेटा चैन से नहीं बैठूंगा। भाइयों बहनों, जब कोई सरकार बड़े निर्णय लेने का साहस करती है, तब स्वाभाविक रूप से कुछ स्वार्थी और देश विरोधी पार्टियों की राजनीति खतरे में पड़ जाती है। उनको लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। आप विचार कीजिए कि हमने राज्य के अंदर कठोर धर्मांतरण का कानून बनाया। सबसे पहले पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके लागू होने के बाद 33,000 से भी अधिक हमारे परिवारों के, हमारे प्रदेश के बेटे बेटियों को
पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिली। एक में भी पर्ची नहीं चली, एक में भी खर्ची नहीं चली, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भू कानून लागू कर उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा की। ऑपरेशन कालनेमी की आड़ में पाखंड फैलाने वालों पर कार्रवाई की। लैंड जिहाद के तहत 12,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को इन लैंड जिहादियों से, इनके कब्जों से मुक्त कराया। लव जिहाद, थूक जिहाद और मजार जिहाद जैसे समाज और देश विरोधी कार्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हो। 35,000 से अधिक युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां प्रदान की। और ये सभी निर्णय उत्तराखंड के भविष्य के लिए जरूरी थे जो हमने लिए। और हमारे इन सभी निर्णयों से उन पार्टियों के पेट में दर्द होने लग गया, उनको मरोड़ होने लग गई, जिनकी राजनीति तुष्टीकरण के लिए चलती थी, वोट बैंक की जो राजनीति करते थे, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जिनकी राजनीति टिकी हुई थी। ऐसे लोगों को आज चारों ओर से यह विकास नहीं दिखाई देता है। मंदिरों का पुनर्निर्माण, नवनिर्माण नहीं दिखाया जाता, नहीं दिखता। पर अवैध कब्जों पर और अवैध मजारों पर कार्रवाई से ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे पार्टियों को, युवाओं को मिल रही पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन नकल माफियाओं पर जब कार्रवाई होती है तो इनकी परेशानी बढ़ जाती है। भाइयों बहनों, उन्हें गरीबों का विकास नहीं दिखता है, सीमांत क्षेत्रों का विकास नहीं दिखाई देता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर जब कानून का शिकंजा कसा जाता है तो ये उनको खटकने लगता है। जानते हैं ना ऐसे लोग कौन हैं? आप लोग जानते हैं ना ऐसे लोग जिनके पेट में जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम सख्त निर्णय ले रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर विकास हर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को परेशानियां हो रही हैं, कुछ पार्टियों को भी परेशानियां हो रही हैं। जब हम बाबा जी मंदिरों के निर्माण कर रहे हैं, नव निर्माण कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, धार्मिक नेताओं का पूरी तरह से सम्मान कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, तो उन लोगों को परेशानी होती है। भाइयों बहनों, ऐसी पार्टियां कौन है? नाम पता है ना ऐसी पार्टियों का, जिन्होंने 60 सालों तक इस देश के अंदर शासन किया है? अरे जोर से बोलिए ना। तो ऐसे लोगों को 2027 के चुनाव में मजा चखाएंगे ना आप लोग? इधर से भी चखाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आज फिर इस चंपावत की इस पावन धरती से यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बल्कि उत्तराखंड के भविष्य को बनाने की राजनीति करती है। हम तुष्टीकरण नहीं। और रुक करेंगे खबरों का। लक्ष्मीवाला वन रेंज में सटे नया गांव क्षेत्र में रविवार रात कुलदार ने सड़क किनारे बैठे एक कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 20 के टोंगिया नया गांव लक्ष्मीवाला मार्ग पर रात करीब 8 बजे गुलदार जंगल से निकल आया और कुत्ते को उठाकर वापस जंगल की ओर ले गया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने, निगरानी तेज करने और सुरक्षा तेज करने के लिए प्रभावी इंतजाम करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय भ्रमण पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने लोहिया हेड बाईपास स्थित शारदा नहर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया। खटीमा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा संवेदनशील रहे। खटीमा में कैसे ही भी पर्यटन बढ़े, रोजगार बढ़े, यहाँ के लोगों की चिंता करने को लेकर कल उन्होंने बाईपास और इस क्षेत्र को कैसे विकसित हो ऐसे लेके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और सामान्यतः जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको पहले भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ही उस क्षेत्र का विकास होता है, इसलिए जहां मैं जाता हूं वहां पर वैसे ही स्वतः ही सारे अधिकारियों ने उसके विकास की गति से उस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आज सुबह सुबह जो खटीमा की जनता विद्युत कटौती को लेकर परेशान है, उसको लेकर दोनों चीफ इंजीनियर और यहाँ के एक्शन दोनों को भयंकर लताड़ लगाई है कि मैं खटीमा के लोगों को परेशान नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए आज से बिजली कटौती पर रोक लगेगी, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। माँ शारदा का ये बाईपास चैनल यहाँ से निकलता है। जब अधिक पानी हमारा शारदा में आता है तो उस समय में जब पावर हाउस में पानी की बहुलता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो उस पानी को बाईपास किया जाता है यहाँ से और ये आगे चलकर शारदा सागर डैम की तरफ जाने वाला पानी इधर से चला जाता है, ये इधर प्रायः उस तरफ से चला जाता है। तो बीच में बड़ा फॉरेस्ट है, ये पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित है, शारदा नदी से आच्छादित है और बड़ा सुंदर इसका एक स्थान भी है। तो इस स्थान पर टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला आगामी 16 जुलाई को मनाया जाएगा। संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि हरेला उत्तराखंड की देव संस्कृति से जुड़ा पारंपरिक लोक पर्व है। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। वहीं इस वर्ष परिषद विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करेगी। विश्व पर्यावरण दिवस तो पूरा विश्व उसको अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमारी जो उत्तराखंड की जो देव संस्कृति है, हमारा हरेला जो हमारा पारंपरिक लोक पर्व है और हमें वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं। हमारा अभी आगामी 16 जुलाई को ये हरेला का पर्व मनाया जाएगा और संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में विभिन्न संस्थाओं के साथ जो सक्रियता के साथ जो संस्थाएं पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं, उनको सम्मानित करने के साथ साथ हम इस वर्ष इस कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों के साथ जन जागरण के साथ कार्यशालाएं करते हुए पूरे बृहद स्तर पर, क्योंकि हमारी हरेला हरियाली महोत्सव हम यहाँ से प्रारंभ करते हुए, उत्तराखंड से प्रारंभ करते हुए। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।